हेलो दोस्तों, एससी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है एक बहुत ही नए तरीके का क्वेश्चन है। आजकल एग्ज़ाम में आपको बहुत देखने को मिलेगा। आपको करना कैसे है मैं आपको बताऊंगा। हमें क्या किया है, 13 संख्याओं का औसत 8 दिया है और तब क्या कर दिया, हर संख्या को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और पूछा हमें इसका औसत क्या होगा। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर मेरा हर संख्या 7 से मल्टीप्लाई हो रही है, अगर मेरा मान लो ए है या बी, जो भी संख्या है, अगर मेरी वो 7 से मल्टीप्लाई हो रही है तो सिंपल सी बात है ना, जो मेरा एवरेज है वो भी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 56 इसका आंसर है। लेकिन इसको करना क्या है, क्या इसकी अप्रोच है इस क्वेश्चन की, वो मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं मेरी वो जो मेरी 13 संख्याएं हैं, ए बी सी डी प्लस एक्स वाई जेड ऐसे चलती जा रही हैं। लेकिन इनका मैं औसत निकालूँ तो क्या होगा, सभी संख्याओं का योग बटे में कितनी संख्या है वो, और इसका एवरेज कितना आ जाएगा, 8। अगर मैं ये सभी संख्याओं का योग निकाल लूँ तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डैश डैश डैश, ये मेरा 13 × 8 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं, अब क्या बोला, प्रत्येक संख्या को 7 से गुना किया, तो ए को 7 से गुना, बी को भी 7 से गुना, सी को भी 7 से गुना, और ऐसे ऐसे से सबको चलता जा रहा है। अगर मैं इसमें से 7 कॉमन निकाल लूँ तो ए प्लस बी प्लस सी डैश 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 यही चलता रहेगा। ठीक है, और इसी का ही मेरे को एवरेज, संख्या कितनी है, संख्या तो 13 ही है, बटे 13, ये एवरेज निकालने के लिए 7 इंटू इनका टोटल कितना था। अगर मैं इसका टोटल की बात करूँ तो ये मैंने कितना निकाला था, 13 × 8, बटे में संख्या कितनी है 13, 13 से 13 कट गया, 56 इस क्वेश्चन का आंसर है। जो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको ज़रूर समझ आएगा। आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि दोस्तों जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की या एसएससी की, वो मैंने एग्ज़ाम सभी निकाले हैं। मैंने एसएससी सीजीएल भी निकाला है, सीएचएसएल भी निकाला है, एमटीएस भी निकाला है, जीडी भी निकाला है, सीपीओ भी निकाला है, और आरआरबी एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया है, जिससे मैं अभी सीनियर अकाउंटेंट की जॉब की पोस्ट पे जॉब कर रहा हूँ। जिसको पहले अकाउंट असिस्टेंट बोला जाता था, और मैं जब लगा था दोस्तों उसको JAA की पोस्ट पे लगा था, जिसका नाम बाद में अकाउंटेंट कर दिया गया। अब उसके बाद मेरा प्रमोशन हुआ और अब मैं सीनियर अकाउंटेंट बन चुका हूँ दोस्तों। 4200 ग्रेड पे की पोस्ट पर मैं अभी काम कर रहा हूँ। 3 साल से ऊपर हो चुके हैं मुझे मैं रेलवे में नौकरी करते हुए। तो मैं आपको अच्छे से बता पाऊँगा कि क्या क्या रेलवे पूछता है और कैसे कैसे आप रेलवे में सिलेक्शन ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपने सामने है, PQR, ये मेरा P हो गया, ये Q, ये R। 8 घंटे, 16 घंटे और 24 घंटे में 1 लाख किताबें छाप सकती हैं। आप इस 1 लाख को भूल जाओ, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, और क्या बोला, ये मशीनें बारी बारी 1-1 घंटे के लिए P, फिर Q और R तीनों 1-1 घंटे काम करते हैं। 9 घंटे बाद P मशीन काम करना बंद कर देती है। लेकिन जब तक 1 लाख किताबें यानी सारी किताबें नहीं छप जाती, Q और R बारी बारी 1-1 घंटे के लिए काम करती हैं, जिसमें Q 10वें घंटे में भी काम करती है। मशीन Q और R को बाकी किताबें छापने में कितना टाइम लगेगा। तो चलो दोस्तों देखते हैं क्या करना है। बहुत लंबा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत सारी अपनों को डिटेल्स दे रखी हैं, बहुत लेंथी क्वेश्चन बनाया है। बच्चा क्या करता है एग्ज़ाम को, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के पहले घबरा जाता है और छोड़ के आगे स्किप कर देता है। लेकिन दोस्तों आपको डरना नहीं है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसको समझना है वो क्या कह रहा है और उसको सोल्व करना है। चलो देखते हैं कैसे करना है। 48 अपनों ने इनका एलसीएम ले लिया, आर की एफिशिएंसी 2 हो गई, क्यू की एफिशिएंसी 3 हो गई और पी की एफिशिएंसी 6 हो गई। ठीक है दोस्तों, तो पहले घंटे में कौन काम करने आता है, पी। तो पी कितना काम करेगा पहले घंटे में, 6। और दूसरे घंटे में कौन आता है, क्यू। क्यू कितना काम करेगा, 3। और तीसरे घंटे में कौन आता है, आर। आर कितना काम करेगा, 2। तो मेरा 3 आवर्स में काम कितना हुआ, 11। मतलब कितनी बुक्स मेरी प्रिंट हुई, 11। और मुझे करनी कितनी है, 48। और क्या बोला, 9 घंटे बाद पी काम करना बंद कर देता है। 3 घंटे हो गए, इसको 3 से गुना, इसको भी 3 से गुना कर देते हैं, यानी 9 आवर्स में अभी तक मेरी 33 बुक्स प्रिंट हो चुकी हैं। ओके, अब इस क्या हुआ, 9 घंटे के बाद अब पी मेरा काम नहीं करेगा 9 घंटे के बाद। अब 10वां घंटा जब शुरू होगा तो काम कौन करेगा, मेरा क्यू। और 11 घंटे में काम मेरा कौन करेगा, आर। 11 उसके बाद, क्योंकि क्यू और आर जो है
एक एक करके बारी बारी से काम कर रहे हैं, तो कितना काम होगा, ये 3 कर देगा तो 36, और ये 2 और 2 करेगा तो 38। ये आपको मैंने समझाने के लिए बताया है। 9 घंटे के बाद काम बचा कितना, 48 काम था, 33 हो गया तो काम बचा कितना, 15। अब 15 काम कौन करेगा दोस्तों, अपना मेरा क्यू और आर, इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 5 है टोटल। लेकिन आप बच्चे क्या करेंगे, 5 है, इसको 5 से डिवाइड करके 3 निकाल देंगे, ये इसका आंसर बता देंगे। नहीं दोस्तों, ये एक साथ काम नहीं कर रहे, ये अलग अलग कर रहे हैं। आप देखो 2 घंटों में कितना काम हुआ है मेरा, 5 काम हुआ है 2 आवर्स में। मेरे को करना कितना है, 15। 15 करने के लिए मुझे इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे भी 3 से, तो कितना टाइम आ गया मेरा, 6 आवर्स। यही दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो कमेंट में लिखिए कि सर ये मुझे समझ नहीं आया, तो इसके लिए अलग से मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो अपलोड करूँगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन अपने सामने एक षटभुज, जिसको अपने हेक्सागन बोलते हैं, हेक्सागन। इसके अपनों को एक भुजा दी गई है 14√3, तो ये भी भुजा सेम होगी, ये भी सेम, ये भी सेम, इसी तरह ये सारी जो इसकी साइड्स हैं वो सेम होगी। दोस्तों अगर आप बात करो तो ये सम त्रिभुज नहीं लग रहा, सम त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं जिसको। ये 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गए। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्र। यहाँ 6 है तो मैं क्या करूँगा, 6 से मल्टीप्लाई। तो दोस्तों 6 इंटू √3/4 इंटू ए कितना है मेरा, 14√3। दोस्तों इसको आप सोल्व करोगे तो ये आप इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन अपने पास है वो है बोट एंड स्ट्रीम का। ये जो क्वेश्चन मैं आपको ये क्वेश्चन आपको ज़रूर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन मैं एक आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा इसका, और एक डिटेल मेथड में। अब डिटेल में कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। मान लेता हूँ जो बोट की जो मेरी स्पीड है वो a है, और जो मेरी स्ट्रीम यानी धारा की स्पीड है वो मैं b मान लेता हूँ उसको। कोई दिक्कत? तो चलो शुरू करते हैं। तो धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जाता है, तो कितना, तो इसकी क्या हो जाएगी अपनी, तो ये जुड़ेगी ना, अगर धारा की दिशा में जा रहा है तो ये दोनों स्पीड्स जुड़ेंगी। और ये टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, टाइम, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। जितना टाइम क्वेश्चन में क्या दे, जितना टाइम धारा की दिशा में 36 किलोमीटर में लगता है, विपरीत में 24 किलोमीटर में लगता है, यानी टाइम बराबर है। तो बराबर मेरा 24/a माइनस बी हो जाएगा। इसको मैं काटूँ तो 2, इसको काटूँ तो 3। ओके दोस्तों, अब मैं तिरछा गुना कर दूँ, -3a माइनस 3b बराबर 2a प्लस 2b। तो ये इधर गया तो मेरा ये गया तो मेरा a और 5b, यानी a मेरा 5 हो गया, b मेरा 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों धारा की चाल कितनी दी है, 3, यहाँ कितनी है, 1। तो 3 करने के लिए 3 से गुना कर दूँ, इसको भी 3 से गुना कर दूँ तो 15। स्थिर जल में नाव की चाल पूछी थी 15, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। शॉर्ट तरीका था इस क्वेश्चन का, वो ऐसा है, देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड। अब एक बात बताइए, यहाँ पे टाइम क्या है, कांस्टेंट है, यानी डिस्टेंस, और अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और स्पीड क्या रहेगी, तो एक दूसरे के साथ चलेगी, समानुपाती होगी। अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो स्पीड भी बढ़ेगी, डिस्टेंस कम होगी तो स्पीड भी कम होगी। तो इस चीज़ में मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो धारा के प्लस के साथ जा रही थी जाने का टाइम या स्पीड, और ये धारा के विपरीत जाने का, इसमें कितनी डिस्टेंस है, 36, और इसमें कितनी है, 24। तो दोस्तों इनका जो ये डिस्टेंस का रेशियो, जो इनका स्पीड का रेशियो है ना, वो भी सेम रहेगा। तो इसको मैंने काट दिया, ये 3 पे कटा, ये 2 पे, यानी ये स्पीड का इनका रेशियो है जो है धारा के साथ और धारा के विपरीत। अब एक बात बताइए, a प्लस बी बराबर, मतलब ये मेरी बोट की स्पीड है, ये धारा, ये 3 है, और a माइनस बी मेरा 2 है। तो दोस्तों मेरा a जो 2.5 आ जाएगा, और b मेरा कितना आ जाएगा, 0.5। अब इनको जोड़ के देख लीजिए, 3 और डिफरेंस 1। ठीक है, ये धारा की चाल कितनी है, 3,
धारा की चाल कितनी है 3, और हमें निकालनी किसकी है, इस जो पॉइंट, जो मेरा 3 जो है वो मेरा 0.5 की वैल्यू है और मुझे 0.25 की निकालनी। इससे काटेंगे तो 5 5 दिया 15। ये इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर। आप इसको बिल्कुल इस तरीके से बहुत इजीली कर सकते हैं। तो चलो मेरे भाइयों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है एक ज्योमेट्री का। पी क्यू आर एक त्रिभुज है, हमें क्यू ओ आर दे रखा है, इसका एंगल 130 दे रखा है, जबकि ओ आर क्या है, अंत केंद्र, या इसको अपने इन सेंटर बोलते हैं, और हमें पी निकालना है, हमें पी की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों क्या होता है, जो क्यू ओ आर ये जो इन सेंटर रहता है ना, इसका फॉर्मूला रहता है 90 प्लस एंगल, एंगल ये अपना पी है तो इसको मैं पी मान लेता हूँ, एंगल p/2, ये इसका फॉर्मूला रहता है दोस्त। तो आप देखिए यहाँ 130 है, तो 130 बराबर 90 प्लस p/2, ये गया तो 90 माइनस गया तो 40, और ये 2 मल्टीप्लाई में आ गया, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 80 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन अपने सामने है। 3 दोस्त XYZ ने 4:2:5 के अनुपात में एक बिजनेस शुरू किया। 6 महीने बाद एक्स ने क्या किया, अपनी आधी इन्वेस्टमेंट थी, आधा हिस्सा था, वो निकाल लिया। जेड द्वारा निवेश की गई राशि ये है, और टोटल दोस्तों प्रॉफिट मेरा इतना है, और हमें एक्स और वाई के प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो निकालना है। ठीक है दोस्तों, निकाल लेंगे। यहाँ जब इन्वेस्टमेंट के रुपीज़ की बात ही नहीं की गई, तो क्या मुझे इस वैल्यू की ज़रूरत है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। ये मेरा x हो गया, ये y, ये z। 4 अनुपात था, 2 अनुपात था और 5 अनुपात में था। ठीक है, अब 6x का जो ये अनुपात था 6 महीने के लिए था। अब मेरी बात सुनो, वार्षिक की बात की 6 महीने 6 महीने, तो इसको मैं एक एक ना मान लूँ, क्योंकि कट तो इसने जाना है, तो मैं इसको एक मान लेता हूँ। ठीक है, ये आधे साल के लिए था, तो मैं इसको एक के हिसाब से एक, मतलब एक पोर्शन के, जैसे साल 12 महीने थे तो 6 के 2 पोर्शन हो गए ना। मैंने एक पोर्शन के लिए तो एक्स ने जो 4 रुपये इन्वेस्ट किए, और अगले के लिए कितने किए, 2। वाई के तो 2 के लिए थे, जेड के लिए भी 2 के लिए थे। तो अब देखो दोस्तों, ये 4 और 2 6 हो गया इसका, और वाई का 4, जेड का 10। इसको और भी काटेंगे तो ये कट जाएगा। तो रेशो क्या है मेरा, 3:2:5। और मेरा प्रॉफिट कितना टोटल, 37,000, और यहाँ टोटल रेशो में कितना आ रहा है, 10। ठीक है, और मेरे को निकालना कितना है, एक्स और वाई के बीच का अंतर। एक्स और वाई के बीच का अंतर क्या है, 1। तो ये कट गया, इसका आंसर क्या आ गया दोस्तों, 37। और बिल्कुल इजी सवाल था, कोई कैलकुलेशन नहीं थी। एग्जामिनर ऐसी रकमें आपको दे दें ताकि आप कंफ्यूज होकर अपना टाइम वेस्ट करो, लेकिन आपको उसके एग्जामिनर की चालों में नहीं फंसना, आपको अपना क्वेश्चन सोल्व करना है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों मेरे पास CI का आपके लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आनंद के पास 1407 रुपये हैं, उसके 2 बेटे अनिल और अशोक, उनके बीच वो इस तरह बांटता है कि 10% वार्षिक दर से जो चक्रवृद्धि ब्याज है, तो उसमें क्या वो 15 साल के लिए जो अनिल का मिश्र धन है ना, वो 16 साल बाद अशोक के मिश्र धन के बराबर है। तो हमें देखना है कि अशोक को कितने पैसे मिले थे। तो चलो दोस्तों देखते हैं। 10% वार्षिक दर से, ठीक है, एक साल में राशि कितनी हो जाती है, 11। तो अपनों को क्या करना है, अब देखते हैं। इधर देखिए, मैं अनिल है, ये AN लिख देता हूँ अनिल को। अनिल का 15 साल का मिश्र धन यानी 11/10 × 15 बराबर किसके हैं, अशोक को मैं AK लिख देता हूँ, AK के 16 वर्ष के बराबर। ठीक है दोस्तों, कोई गलती तो नहीं की मैंने यहाँ। ठीक है, अब ये 15 है, यहाँ इसकी पावर 16, ये 15 से काटूंगा तो ये 16 कट जाएगी, बचेगा क्या, ये 11/10 बचेगा। तो दोस्तों आप देखोगे अनिल की जो मिश्र धन थी वो 11 रेशो में, और जो अशोक की हो जाएगी वो होगी 10 में। अगर आप 11 को इसके बटे में भेजोगे तो ये हो जाएगा, तो ये 11 इसके नीचे है, तो ये 11 अनिल की हो गई और 10 अशोक की। ये रेशो आ गया। इसमें किसी को दिक्कत तो चलो आप इधर देखिए, नहीं समझ आया तो अनिल बराबर अशोक 11/10। ठीक है, तो ये देखिए अनिल बटे अशोक क्या हो गया मेरा, 11/10। अनिल का रेशो 11 में मिला और अशोक को 10 को। तो टोटल मेरी कितनी थी अमाउंट, 1407, और यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 21। और हमें निकालनी किसकी, अशोक की, तो 10। इसको काटोगे तो आप दोस्तों 67 आएगा, और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो
670। ये इसका आंसर है दोस्तों। देखने में बहुत लंबा बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन आप थोड़ा सोच के दिमाग से करोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। दोस्तों अपने पास प्रॉफिट लॉस का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करने लायक क्वेश्चन है। चलो शुरू करते हैं। PQR, P ने Q को कितने पे बेची है? 50% लाभ पे, यानी 2 की चीज़ 3 पे बेच दी। और Q ने उसी वस्तु को R को 60% हानि पे भेजा, यानी 5 की थी तो 2 पे बेचा। तो उसके बाद दोस्तों हमें ये Q की वैल्यू सेम करनी पड़ेगी। तो क्या करूँगा, ऊपर को 5 से मल्टीप्लाई, नीचे को 3 से। तो ये 15, ये 5 दूनी 10 और ये मेरा 3 दूनी 6, ये रेशो आ गया। दोस्तों हमसे पूछा क्या है, P ने उस वस्तु को किस मूल्य पे खरीदा। अगर आप देखिए, अगर ध्यान से देखोगे तो P का जो रेशो है वो किस में आया है? 10 के मल्टीपल में। तो इन चारों ऑप्शन में सिर्फ मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो 10 का मल्टीपल है, वो ये है। मैं चुपचाप इस पर आंसर मार्क कर दूंगा, लेकिन मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा दोस्तों। 3 2 3 4 टोटल कितना हो गया मेरा? 25 और 6 सॉरी, ये R ने खरीदा था ना, ये R ने इतने में, तो ये 6 की वैल्यू है, मुझे 10 की निकालनी। इसको डिवाइड करेंगे तो 5 3 9 आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करोगे, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। दोस्तों इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन करेंगे आज। एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है हमें, जिसका क्षेत्रफल एक त्रिभुज के क्षेत्रफल से 2 गुना है। तो उस त्रिभुज की भुजाएं जो हमें इस रेशो में दे रखी है, उसका परिमाप भी दे रखा है। चलो देखते हैं मेरे भाइयों क्या दिया है। ये मेरा P, ये मेरा Q, ये मेरा R हो गया। PQ 4 है, ये 5 है, तो ये 6 है। इनका परिमाप कितना हो गया दोस्तों? 6 10 5 15 रेशो में हो गया, लेकिन यहाँ कितना दिया? 90। कितने गुना? 6 गुना। तो इनको 6 गुना कर देते हैं। 6 चौक 24 और इसको करेंगे तो 6 5 30 और ये 6 को मेरे को 36। अब दोस्तों इसका कोई और तरीका तो है नहीं निकालने का आंसर, तो अपने क्या करेंगे? तो दोस्तों इसमें मैं हीरोइन का फॉर्मूला लगाऊंगा। वो क्या होता है? S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C और अंडर रूट में। S क्या होता है? मेरा अर्ध परिमाप। तो परिमाप मेरा कितना था? 90। तो अर्ध मेरा परिमाप मेरा कितना हो जाएगा? 45। 45 ये सब कुछ रूट में है, और 45 में से A B C यहाँ त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो मेरा 45 में से 24 गया तो मेरा 21, 45 में से मेरा 30 गया 15, 45 में से 36 गया मेरा 9, ये रूट। अब दोस्तों अगर आप देखिए रूट से मैं बाहर निकालूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 15, यहाँ से 15 निकल जाएगा, तो मेरा ये बाहर रूट में एक। तो चलो अब मैं तोड़ के दिखाता हूँ। 15 थी 45, 7 थी 21 और ये 15 और ये मेरा 9, ये हो गया दोस्तों। अब ये रूट से बाहर निकालूंगा तो ये 15 रह गया, ये 3 और 3 3 और ये मेरा फिर 3 रह जाएगा। तो ये मेरा ये 9 और 9 को 9 ही मान लो ना, मेरा बचा क्या? रूट में 7। तो मेरे जो त्रिभुज का एरिया कितना है? 135 रूट 7। लेकिन मुझे निकालना किसका है? चतुर्भुज का, जो कि इसका कितने गुना है? 2 गुना। तो ये मेरा 270 रूट 7 है। रूट 7 को हमें क्या लेना है? 2.6। ये पॉइंट से गया तो 10 कटा, 26 को 27 से गुना करोगे तो दोस्तों 702 आएगा। दोस्तों ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे जो रेलवेज के एग्ज़ाम में आए थे, और ये क्वेश्चन आपको आने वाले NTPC के एग्ज़ाम में भी मिलेंगे, और ऐसे क्वेश्चन आपको ALP के मेंस में भी मिलेंगे। तो और दोस्तों मैं कोशिश करूँगा जो CGL या SSC के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए हैं, जो अच्छे मैथ्स के क्वेश्चन हैं, वो मैं आपके सामने लेके आऊँ, आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आपका एग्ज़ाम बेहतर हो सके और आप एक सरकारी नौकरी लेके अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।